हेलो बच्चों, क्लास 9th की सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर इसका एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम नाजिज़्म पॉपुलर क्यों हुआ जर्मनी के अंदर। वाई नाजिज़्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे गौर से इस वीडियो को देखेंगे और जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ कि कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप प्लीज़ उन सारी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि हम उस चीज़ को दोबारा से डिस्कस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वाई नाजिज़्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी। जर्मनी के अंदर नाजिज़्म पॉपुलर क्यों हुआ? तो देखिए, देयर आर मेनी कॉजेज़ ऑफ इट्स पॉपुलरिटी। बहुत सारे कारण थे इसकी पॉपुलरिटी के पीछे। तो सबसे पहला कारण था प्रोपेगेंडा। जैसा कि मैंने आपके सामने पहला पॉइंट रखा है, हिटलर्स पावरफुल ऑरेटरी स्किल्स successfully portrayed Hitler as a savior and Nazism as the means to deliver the German people from distress. पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि हिटलर की जो पावरफुल ऑरेटरी स्किल्स थी, हिटलर का जो बोलने का अंदाज था, जो हुनर था उसके पास, उस हुनर की वजह से उसने जर्मनी के अंदर लोगों के सामने अपने आप को एक मसीहा की तरह पेश किया। उसने लोगों को बताया कि अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे, अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता हूँ, मगर कंडीशन क्या है, आपने आपने मेरी सपोर्ट करनी है। तो तभी जाके आपकी स्थिति जो है वो सुधर सकती है। और उसके अलावा हिटलर ने जर्मनी के लोगों को बोला, ये जो मेरी सोच है, नाजिज़्म जो उसकी सोच थी, वही एक आप समझो अल्टरनेट है, वही एक ऐसा आप समझो सब्स्टिट्यूट है जिसको सपोर्ट करने के बाद आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले ही बताया प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा पहले चीज़ होती क्या है? प्रोपेगेंडा होता है जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो सोच है लोगों के सामने रखते हैं, चाहे वो सच हो, चाहे वो गलत हो। तो लोगों के सामने उस सोच को रखने का मकसद क्या होता है कि लोग क्या करें, हमारी सपोर्ट करें। ठीक है? तो वही प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल जो है जर्मनी के अंदर 1920 से लेके 1930 तक जर्मनी और उसकी जो पार्टी थी, नाज़ी पार्टी, उसने इस्तेमाल किया। ठीक है? सेकंड पॉइंट है हार्श वर्सलीज ट्रीटी। 1919 की एक ट्रीटी थी, एक एग्रीमेंट था जो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद ये एग्रीमेंट हुआ। किसके किसके बीच में? एलाइड और एक्सिस पावर्स के बीच में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी वो एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स के बीच में लड़ी गई थी। तो 1918 में ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी ख़त्म हुई थी, तो जर्मनी का इसमें नुकसान हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हुई तो जर्मनी को जो है उसको अपनी टेरिटरी का, अपने देश का कुछ हिस्सा अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को देना पड़ा। जैसा कि मैंने इस सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है, दिस ट्रीटी वाज अ बिग शेम फॉर जर्मनी। आप समझो एक बहुत बड़ी शेम थी जर्मनी के लिए, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई जर्मनी को, क्योंकि एज दिस ट्रीटी फोर्स द जर्मन गवर्नमेंट टू गिव सम जर्मन टेरिटरीज टू द नेबरिंग कंट्रीज। क्योंकि उस टाइम पे एक रूल हुआ करता था कि जो भी देश हारेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी टेरिटरी का, अपने देश का कुछ हिस्सा बाकी कंट्रीज़ को देगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है वीक गवर्नमेंट। अब देखिए 1919 से लेके 1930 तक जर्मनी की जो सरकार थी वो काफ़ी वीक थी। वीक होने के साथ साथ वो काफ़ी करप्ट भी थी। जैसा कि आप अपनी जो बुक्स हैं, वहाँ वो जो बुक्स आप खोलोगे तो वहाँ पे आपको एक कंसेप्ट दिखेगा वियम्मार रिपब्लिक का। वियम्मार रिपब्लिक की गवर्नमेंट थी 1919 से लेके 19 प्रोबेबली 1933 तक। तो ये जो वियम्मार रिपब्लिक की गवर्नमेंट्स थी, ये जो सरकारें आई 1919 से लेके 1933 तक, ये काफ़ी वीक थी,
मतलब आप समझो टाइम पीरियड जो था उनका ज़्यादातर 1 साल तक ही रहता था, मतलब 1 साल तक ही एक सरकार टिकती थी वहाँ पे। तो अब 1 साल टिकने का कारण क्या था? कारण ये था कि वो सरकार जो थी उस टाइम की काफ़ी वीक हुआ करती थी, जिसकी वजह से एक सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही टिकती थी वहाँ पे। द गवर्नमेंट विच वाज़ रूलिंग द जर्मन स्टेट वाज़ वेरी वीक इन नेचर, इट वाज़ करप्ट एंड वेरी वीक। ठीक है, ये चीज़ तीसरा पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद चौथा पॉइंट था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे, पॉइंट नंबर 4, हिटलर promised to restore the dignity of the German people, promising economic security and to build a strong German nation free from all foreign influences and conspiracies. तो अब देखो 1920 से लेके 1930 तक आप समझो बोलबाला रहा हिटलर का और उसकी पार्टी का, क्योंकि हिटलर ने इन 10 सालों में काफ़ी बहुत ज़्यादा कोशिश की ताकि जर्मनी के जो लोग हैं उसकी सपोर्ट करें, ताकि वो किसी तरीके से भी जर्मनी का चांसलर बन जाए। ठीक है, तो उसी कड़ी में उसने क्या किए, बहुत सारे वादे किए जर्मनी के लोगों से। उसने कहा जर्मनी के लोगों से कि अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे तो मैं जर्मनी की जो खोई हुई इज़्ज़त है, खोई हुई इज़्ज़त का मतलब क्या है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो हमने पॉइंट नंबर 2 पढ़ा, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी यहाँ पे, इस ट्रीटी से क्या हुआ था, इस ट्रीटी से जर्मनी को अपना कुछ हिस्सा अपने पड़ोसी देशों को देना पड़ा था। तो काफ़ी बड़ी आप समझो बेइज्जती हुई थी जर्मनी की उस टाइम पे। तो हिटलर ने क्या कहा उनसे, जर्मनी के लोगों से, अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे तो जर्मनी की जो खोई हुई इज़्ज़त है मैं उसको दोबारा से वापस दिलवा सकता हूँ। उसके अलावा प्रॉमिसिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और उसने वादा किया जर्मनी के लोगों को कि अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे, अगर आप मेरा साथ दोगे, तो मैं हर एक जर्मनी के नागरिक को इकोनॉमिक सिक्योरिटी दूंगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होता है कि कोई भी नागरिक जर्मनी का जो है वो भूखा नहीं सोएगा। ठीक है, हर एक नागरिक के पास क्या होगा, हर एक नागरिक के पास, एक मिनट, हर एक नागरिक के पास जॉब होगी, हर एक नागरिक के पास जो इंसान की बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो सारी चीज़ें होंगी, और हर जर्मनी का हर एक नागरिक अपनी लाइफ को अच्छी तरह गुजार पाएगा। एंड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग जर्मन नेशन फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड कंस्पायरेसीज। और मैं क्या करूँगा, हिटलर का कहना था, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जर्मनी को एक ऐसा देश बनाऊँ, एक ऐसा देश बनाऊँ जिसको पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है इज़्ज़त की नज़र से देखें, और जर्मनी के अंदर दखलंदाजी करने से पहले हर एक देश पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि मेरा जो मकसद है, जर्मनी का जो हिटलर का जो मकसद है वो है जर्मनी को एक पावरफुल देश बनाना। और मैं क्या करूँगा, एंड जर्मन नेशन फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड कॉन्स्पायरेसीज, और मैं जर्मनी की जो देश है अपना, जो हमारा जो देश है, उसको बाहर की सारी जो कॉन्स्पायरेसीज हैं, जो षड्यंत्र जिसको हम कहते हैं, उन सारे षड्यंत्रों से बचाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये जो आज का टॉपिक है ये ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे ये जो आज का टॉपिक है इसको अपनी कॉपीज़ पे नोट करोगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस करना अपनी नोटबुक्स पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिस चीज़ को आप पढ़ने के साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे नोट करोगे वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आप इस एडवाइस को सीरियसली लोगे, और जहाँ कहीं भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए उस चीज़ को, ताकि मैं उस चीज़ को आपके सामने क्लियर कर सकूं। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।